दीदी मेरी सास हर काम में नुस्ख निकालती है, खाना देते ही नाक से कोड़ लेती है। मेरा सारा दिन घर के काम में निकल जाता था। आखिर मैंने घर का काम भी करना छोड़ दिया। बस बेसिक काम, रोटी बनाती हूँ, बर्तन करती हूँ, सफाई करने का मन नहीं करता क्योंकि सारा घर बिखराती हैं। आपने बोला था ड्राइंग रूम साफ़ कर लो, पर वो सारा दिन वहीं बैठ के गंद मचाती हैं। बाथरूम किचन में भी चीज़ों को ढेर लगाती हैं। कोई कोना नहीं जो वो साफ़ रहने दे। क्या करूँ? 16 साल हो गए शादी को, 2 बच्चे हैं टीनेज, उनको भी कुछ अच्छा बना के देने को मन नहीं करता। हस्बैंड माँ के बारे में नहीं सुनते, शायद पैसा सारा उनके पास है इसलिए। वो अपनी और ससुर जी की पेंशन लेती हैं, इसलिए चीज़ें मंगवा कर गंदगी फैलाती हैं। बोलो तो कहती हैं मेरा घर है, मैं जैसे ईज़ी लगेगा वैसे रहूँगी, तुम कहीं चले जाओ, बहुत डिप्रेस्ड हूँ, क्या करूँ? इसी को कहते हैं, जो आपके साथ हुआ है वो यही होता है कि जब हमें कहना चाहिए जो एक प्लांट आपने लगाया और उसको सही कंडीशन नहीं मिली ना, तो वो पूरी तरीके से ग्रो ही नहीं कर पाया और एक टाइम के बाद ऐसा हुआ कि उसमें स्ट्रगल करने की भी ताकत नहीं बची और वो प्लांट मर गया। तो कहीं ना कहीं आपका जो व्यक्तित्व है ना, वो मर चुका अंदर से बिल्कुल, क्योंकि उसको फैलने का मौका ही नहीं मिला, ग्रो करने का। जब भी आप, मैं समझ पा रही हूँ, जो भी आप करने चलती होंगी है ना, उसमें कहीं ना कहीं अटक आती होगी। आपका मन करता होगा घर सजा लूँ, लेकिन आप एक कोने साफ़ करते आ रही हैं, अगली पीछे से फैलाती आ रही हैं। यही हो रहा है ना। अब खाना बनाने में आपने पूरी कोशिश करी, पूरा दिन आपका निकलने लगा, लेकिन आदमी मेहनत कर रहा है, पसीने बहा रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसके बाद लेके जा रहा खाना, अगला उसको नाक मुँह सकोड़ रहा है, तो फिर क्या हो रहा है कि बनाने का ही मन नहीं करता। वो एक नॉर्मल है कि ये सरेंडर वाली स्थिति आई जाती है कि हमें जब फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम क्या, लेकिन अगर हमारे लिए वो चीज़ें सच में इम्पॉर्टेंट थी और हमने किसी की वजह से वो चीज़ें छोड़ दी, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें तो छूट जाती हैं, लेकिन हम भी हम नहीं रहते, है ना। तो वो आपके साथ हुआ है और पूरा पढ़ के मेरे को बड़ा दुख लग रहा है आपके लिए, क्योंकि 10 में से 7 महिलाओं के साथ शायद ये होता है। वो अपने आप को ही खो बैठती हैं क्योंकि प्रूव करने जा रही हैं, सुनवाई कहीं है नहीं, तो एंड में आके वो चल छोड़ चल छोड़ चल छोड़ करते करते इतनी चीज़ें अपनी पसंद की जो वो चाहती थी करना, वो छोड़ती चली जाती हैं कि वो खुद को खो बैठती हैं, है ना। तो कई बार ये इनफर्टिलिटी की वजह से होता है और कई बार ये सास की वजह से हो रहा है। अब सास कह रही है कि मेरा घर है, मैं जैसे रहूँगी। अब उनको कौन समझाए कि यह आपका भी तो घर है। शादी के 16 साल हो गए, कब तक जिएंगी भगवान की रचना है, कोई नहीं जान सकता। तो इतने उनका पूरा होगा, इतने आपका जो जीवन चला गया वो वापस थोड़ी आएगा। आप कब जियोगे अपना घर समझ के उसको, ये कोई समझने वाला नहीं है। और जब इसमें हस्बैंड भी नहीं समझते तो स्थिति और बद से बदतर हो जाती है। तो आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आप किस चीज़ से गुज़र रहे हो, लेकिन मेरा काम है यहाँ पर आपके दुख को समझ लिया, जस्टिफाई कर रहे हो आप अपनी हर बात को, ठीक है। मेरा काम है अब आपको उससे बाहर कैसे निकलना है, ठीक है। देखो, अगर वो आप एक तरफ कह रहे हो ना कि ड्रेसिंग मतलब वो ड्राइंग रूम में वो सारा दिन बैठ के गंद मचाती हैं, बाकी हर जगह वो थोड़ा 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 सामान बिखराती रहती हैं, आपको इरिटेशन क्यों हो रही है? क्योंकि वो सास हैं, ठीक है, और वो अपना मालिकाना हक जता रही हैं। उनका यह है कि मेरे को जहाँ ईजी रहेगा, एक उम्र का तकादा होता है, वो भी मैं समझ रही हूँ, ठीक है। आप ये थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर ये सोचना शुरू करो, मेरे घर में है, मेरे साथ सिंपल मेरी लड़कियां सेम करती हैं कि मैं इधर से संगवाती आ रही हूँ, मैं कितना भी संगवा लूँ, वो जहाँ बैठ के पढ़ाई करेंगी, जहाँ बैठ के अपना टीवी देखेंगी, जहाँ बैठ के क्राफ्ट बनाएंगी, वो जगह तुरंत फैल जाती है। कभी उन्हें टाइम होता है संभालने का, कभी नहीं होता। मैं सोच के आ रही हूँ कि कमरा में साफ़ करके आई हूँ, मैं किचन में काम कर रही हूँ, मुझे लग रहा है जब मैं लेटने जाऊँगी या मैं कमरे में बैठूँगी तो वो साफ़ होगा, और मैं पहुँच रही हूँ सडनली वो बिखरा मिल रहा है। तो कितनी बार मैं भी गुस्से में एकदम कह देती हूँ इन्हें कि भाई कर क्या रखा है, मैं एक अकेला संभाल रही हूँ और तुम फैला रहे हो, है ना। लेकिन बात वो है कि जब घर में लोग होते हैं तो घर फैलता है। कई जगह ऐसा होता है मोनोपोली चलती है, जो घर की महिला है मेन जिसकी चल रही है वो सफाई पसंद होती है, तो बाकी के सदस्य उसके हिसाब से ढल जाते हैं। आपके घर में मेन है आपकी सासू माँ, उनका नेचर फैलाने वाला है, तो बाकी के सदस्य उसके हिसाब से ढले हुए हैं, ठीक है। अभी आपको अपने स्टैंड पे क्या करना है भाई, आप अपना पर्सनल रूम उसको जी लगा के साफ़ करो, ठीक है। पूरे घर में आप एक बार जब राउंड लगाती हैं सारी चीज़ों को रखने का, आप वो रख दो। उसके बाद कितनी बार फैल रहा है आपको, अगर इरिटेशन है फैले से, आप शाम को फिर एक राउंड लगा लो, जैसे मैं 2
शेड्यूल में करती हूँ कि सुबह एक बार थोड़ा सा सामान जगह पर रख दिया, देन फिर शाम को एक बार सोने से पहले रख दिया। थोड़ा मैनेज हो जाएगा, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट नहीं होगा। रही बात ये कि बच्चों को भी कुछ अच्छा बना के देने का मन नहीं करता। देखो सास आपकी नाक मुँह सकोड़ रही है, उनको जो ठीक लग रहा है, जितना ठीक लग रहा है आप उनके लिए बेसिक कुकिंग कर रहे हो, वो समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपको कुकिंग आती है, आप बना सकते हो कुछ अच्छा अपने बच्चों के लिए, तो 2 प्लेट अपने बच्चों के लिए बनाओ। क्यों आपको पूरी फैमिली के लिए बनाना है? अगर वो कहें कि भाई मुझे भी चखा दे तो दे दो, है ना। लेकिन अगर आप लेके जा रही हो, मुँह सड़ा रही हैं, तो 16 साल हो गए, ये भी वैलिड नहीं है कि दे के देख लो। तो आप उनको देना बंद कर दो, लेकिन आपको कुछ खाना है, आपके बच्चों को कुछ खाना है, आप उनके लिए बनाओ। तो इससे सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक नहीं होंगी, लेकिन जो आपका डिप्रेशन लेवल है, यकीन मानो आप उससे थोड़े थोड़े बाहर आ जाओगे। अभी आपको लग रहा है कि आप हर तरफ से बंधे हुए हो, लेकिन थोड़ा सा लाइट अपने को करने का तरीका यही है कि जहाँ से ज़रा सा भी रास्ता दिख रहा है ना निकलने का, वहाँ से कोशिश करो कि सब कुछ ना सही, जो हो पा रहा है मैं उतना तो कर लूँ। क्योंकि ये चीज़ मकड़ जाल की तरह आपको कसती चली जाएगी और ज़्यादा। तो इससे बाहर निकलने का तरीका यही है कि उनके ऑरा को थोड़ा हल्का करो, अपने ऑरा को थोड़ा बढ़ाओ, और जो उनको बिना उनके साथ क्लैश हुए हुए जो कर सकते हो थोड़े से थोड़ा उतना कर लो, तो आपकी लाइफ काफ़ी सॉर्टेड हो जाएगी। तो इसी तरीके के लगभग सभी की लाइफ में सिचुएशन कभी ना कभी आती हैं, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर क्वेश्चन को पढूँ और अपनी समझ के अनुसार उस पर चर्चा करूँ, उसके कुछ सुझाव दूँ, ताकि डेली बेसिस पे आप प्रैक्टिकली उस चीज़ से बाहर निकल जाओ, सॉर्टेड रहो। कुल मिला के अपने ट्रू सेल्फ को, अपने ट्रू बेस्ट सेल्फ को आप पालो, ये मैं मेक श्योर करना चाह रही हूँ जितने भी यहाँ पर व्यूअर हैं। और आज मैं बैठी हूँ, 111 कमेंट्स हैं उनके जवाब ढूंढने के लिए। तो आज के जवाब ढूंढने के लिए चलो आओ बहन बातें करें। नेक्स्ट, ससुराल में सास ससुर देवर और हम तीनों हैं। देवर की शादी हुई नहीं क्योंकि डिमांड बहुत है, 3 साल से लड़की देख रहे हैं और मेरा नाम लगाते हैं, बोलते हैं इसकी वजह से नहीं हो रही, मुझसे हर बात छिपाते हैं। जिस बात का कोई सिर पैर ना हो उसमें कोई कुछ भी कहता रहे, इट डज़न्ट मैटर। कल को कोई कहने लगे कि पेड़ पे आम या केले की जगह गेहूँ चावल लग रहे हैं, तो मानने वाला भी बेवकूफ़ और कहने वाला भी बेवकूफ़। अगर हमारे देवर की शादी नहीं हो रही और उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है, तो कहने वालों को कहने दो। सही भी उसे ही करा जाता है, उसमें थोड़ा दिमाग हो, जो बेफालतू की बात करता है उसको ठीक करना भी आपकी एनर्जी का वेस्टेज है। नेक्स्ट, हेलो दीदी, मेरे हस्बैंड मुझे और मेरे बच्चे को बिल्कुल टाइम नहीं देते एंड बर्थडे एनिवर्सरी पर हमेशा एक दिन पहले कलेश करते हैं। साथ ही शादी के 8 साल में आज तक कोई जॉब नहीं की। हम डिपेंडेंट है सास पर क्योंकि वो गवर्नमेंट टीचर थी। मेरा बेटा स्पेशल चाइल्ड है, छोटा है, मैं कहीं जॉब भी नहीं कर सकती। मेरे पति अब मुझे बहुत गंदा बिहेव करते हैं, साथ ही धमकी देते हैं कि मैं तुझे तलाक दूंगा और दूसरी शादी करूँगा। उनसे बोला करो कि करके निपट लो, एक तो उनसे पाली नहीं जा रही, इसे छोड़ के दूसरी पाल लेंगे, ठीक है। और इनके साथ रह के भी आपको कोई बहुत बड़ा सुख तो मिल नहीं रहा। तो इतना ज़्यादा प्रेशर में आने की ज़रूरत नहीं है कि हाय इन्होंने क्या कह दिया और मैं कैसे करूँगी। एक डायलॉग वो मार रहे हैं, एक डायलॉग आप मार दो कि हाँ करके निपटो जो करना, बस। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं एमटेक पढ़ी हुई हूँ, कॉलेज में टीचिंग करती थी। शादी के बाद 6 मंथ्स तक की है। सास की सही भाभी मेरी मौसी है। सास ने अपनी भाभी के दबाव में शादी कर ली। मैं ससुराल में सबसे ज़्यादा दिखने में सुंदर हूँ, इसलिए मुझ पे कैरेक्टर का इल्ज़ाम लगाते हैं वो। तो दी मैं श्रृंगार यूज़ नहीं करती हूँ। किसी के कहने से अपने जीने का तरीका इतना मत बदलो जो आप परमानेंटली ना कर पाओ। श्रृंगार किसी के कहने से हमने छोड़ दिया, लेकिन हमारा अंदर से मन कर रहा है, एक ना एक दिन आएगा जब आप उसको छोड़ के फैसले को दोबारा करोगी। उस दिन इतने साल का जो आप टॉर्चर झेल रही हो वो बेकार। तो अगर करना है तैयार हो जाओ। बात वही है, कैरेक्टर का इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं एक बार वो देख लो कि कितना और क्यों। लेकिन किसी के लिए कुछ भी छोड़ने का आजकल क्या कभी भी आप अपनी पर्सनैलिटी को कुचल के अगर किसी को खुश करने के लिए कोई डिसीजन लेते हो ना, तो भाई वो ज़माने नहीं है, हम इतने महान नहीं हैं। कुछ सालों बाद हमें लगता है कि हमने वेस्ट कर दिए इतने साल, देन हम फिर वापस आते हैं और पिछले साल हमारे ख़राब। तो अगर आपको तैयार होना है आप तैयार हो, ठीक है। नेक्स्ट,
मैम मेरी भाभी मेरे माँ पापा को बहुत परेशान करती है, अब मायके चली गई लड़ाई करके, मुझे कॉल कर रही है, मुझे क्या करना चाहिए? बात करो क्या कह रही है वो, उसके हिसाब से ही तो बात होएगी। जब किसी ने हमारे साथ गलत किया और हमारा मन ना हो तो क्या नहीं मन हो? तो भाई छोटा लिखने का मतलब ये थोड़ी है कि समझ में भी ना आए। किसी ने हमारे साथ गलत किया, हमारा मन नहीं है, काहे का मन नहीं है? बदला लेने का मन नहीं है, रिएक्ट करने का मन नहीं है। बात यही है, अगर हमारे साथ कोई गलत करता है तो मुझे तो यही लगता है कि भगवान जी से बात करके एंड देन उन पे छोड़ दो, वो अपने आप देख लेते हैं। नेक्स्ट, हस्बैंड मुझ पे आप हाथ उठाते हैं और मुझे घर में चोरों की तरह रहना देता है। मेरी 6 साल की बेटी है, सेम उसके साथ भी करने लगे हैं। मैं उसके लिए आवाज़ उठाती हूँ तो सास कलेश करती है, रोना धोना पूरा ड्रामा। ये एक होती है सीमाएं क्रॉस हो जाना, वो हो चुकी। जब भी हस्बैंड मारने से पहले या मार दे पहली बार, अगर आप उसी टाइम पे कड़े शब्दों में कड़े एक्शंस में विरोध कर देना तो इतनी बात बिगड़ती नहीं। अब आपके हस्बैंड आपको मार रहे हैं, आपकी बच्ची को मार रहे हैं, लेकिन जब आप कुछ कह रही हो तो आपकी सास तमाशा कर रही है, तो ये बात ना ज़्यादा बिगड़ जाती है। ऐसे में फिर बाहर वालों का इंटरफेयर लगता है। वो बाहर वाले समाज के लोग भी हो सकते हैं या फिर पुलिस भी हो सकती है, जब आ जाते हैं फिर ऐसे लोग। नेक्स्ट, दीदी बहुत टॉक्सिक मदर इन लॉ से कैसे डील करें जो 24 घंटे जीना मुश्किल करे रखती हो? घर का सारा खर्चा ससुर चलाते हैं तो हमेशा 24 घंटे सुनाती रहती है, बहुत टेंशन रहती है 24 आवर। देखो, जो खर्चे के लिए बहू को सुनाते हैं ना, उनके लिए सटीक जवाब है कि मैं कमाने नहीं जा रही हूँ, और अगर मेरा खर्चा आप लोग उठा रहे हैं तो ये गलती आपके बेटे की है। सुनाना तो मुझे चाहिए कि आपकी औलाद कमा के नहीं दे रही मुझे, है ना? मैं शादी करके आई हूँ तो मेरे खर्चे उठाने की जिम्मेदारी तो आप ही लोगों की है, उसका मुझे क्या सुना रहे हो? और ये है कि जी फ्री का खा रही है तो अपने लड़के को सुनाओ, मेरा क्या रोल है? सीधी बात है ना? या फिर इतनी बात है तो फिर अलग करो, फिर साथ में रख क्यों रखा है? फिर हम चाहे भीख मांग के खाएं, चाहे मजदूरी करके खाएं, चाहे नौकरी करके खाएं, फिर वो हमारी गृहस्थी हमें पता होगी हम कैसे चलाएंगे। लेकिन रखना है साथ और फिर बातें सुनानी है, तो भाई बातें सुनाने का अगर वो है तो वो लड़के को है, बहू को कोई मतलब नहीं है खर्चे के लिए सुनाने का। नेक्स्ट, हाय दी, मेरी मम्मी चली गई दुनिया छोड़ के, आप इस कंडीशन से कैसे निकले थे प्लीज़ बताएं। मैं होम मेकर हूँ, अब हाल तो ये है कि 3 महीने हो चुके, बट मैं घर के भी काम ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, सिर्फ आपकी वीडियो लेकर बैठी रहती हूँ। भगवान जी ने ऐसा क्यों किया प्लीज़? मैं डिप्रेशन में हूँ। और इससे नेक्स्ट है कि उनके पापा को भी गए 2 साल हो गए, वो भी उस चीज़ से नहीं निकली। अब प्रश्न ये आता है कि मैं कैसे निकली हूँ। ठीक है, तो मैं इसको कोई प्राउडली नहीं बताती कि मैंने ये किया मैंने वो किया, क्योंकि मेरे ऊपर ना डबल चोट पड़ी थी। मेरे मम्मी गई हैं कहीं ना कहीं, जो रीज़न्स थे उनके स्ट्रेस के, वो कहीं ना कहीं मेरी इनफर्टिलिटी था। उस टाइम पे जब बोला गया ये चीज़ मेरे मैके में, है ना, कि तुम्हारी टेंशन में थी वो, ऐसा कुछ। मेरे ससुराल में इस मामले में तारीफ़ है, किसी ने मुझे कोई ताना नहीं दिया कि हाँ इसके बच्चे नहीं है कुछ है, लेकिन मेरी मम्मी को ये टेंशन थी एंड टाइम पे कि मेरी लड़की को कोई कह रहा होगा, कोई ताने दे रहा होगा, और वो स्ट्रेस उनको इतना ज़्यादा हो गया कि वो मतलब स्ट्रोक उनको लग गया। एक बार मेरी शादी से पहले लगा था और वो नहीं बच पाई। तो केवल एक माँ के जाने का नहीं था, ये था कि कहीं ना कहीं मेरी स्ट्रेस में गई हैं, मेरी टेंशन में गई हैं। और तीसरा सबसे बड़ा ये कि इनफर्टिलिटी जस की तस थी, और कोड़ में खाज कहते हैं ना, कि तब मैं और मेरी देवरानी हम दोनों ही एक से थे, हमारे किसी के भी कोई प्रेगनेंसी नहीं थी। लेकिन जस्ट उसके बाद 1 महीना भी नहीं हुआ था मेरी मम्मी को गए हुए, फिर मेरी देवरानी प्रेग्नेंट हो गई। तो अब उसमें वो था कि चीज़ें एक के ऊपर एक के ऊपर एक, कि माँ का जाना आपकी वजह से गई है, आपके बेबी नहीं हो रहा, 1.25 साल हो गया है, 1.5 साल हो गया है, ठीक है। और फिर जो अभी शादी होके आई है लड़की, समझो 2.5 साल हो गया था, 1.25 भी नहीं 2.5 साल हो गया था समझो। और उसके बाद जो अभी आई है उसको वो आपसे छोटे हैं, लेकिन वो फिर प्रेग्नेंट हो गए। तो आप एक तरफ उनके लिए तो ठीक हो कि चलो सास ससुर को दादा दादी बनने का मौका मिला, लेकिन आप पे क्या बीत रही है। और ऐसे टाइम पे फिर आपको कोई समझने वाला भी ना हो, कोई आपके सिर पे हाथ फेरने वाला ना हो कि सब ठीक हो जाएगा, वो थी। तो मेरे को तो भाई बहुत ही टाइम लग गया था, जो मैं कहती हूँ ना कि सीवियर डिप्रेशन में मैं थी, कि बिल्कुल बस बैठ के मैं ये सोच रही हूँ कि मरें कैसे, आसानी से प्राण कैसे निकलेंगे, कैसे मैं अपने जीवन को ख़त्म कर सकती हूँ कि किसी को कोई एलिगेशन भी ना आए कि भाई बहू को मार दिया या कोई, सब चीज़ें चलती थी दिमाग में,
है ना। लेकिन भाई वो जोन मेरी लाइफ का, अब केवल अगर हमारे पेरेंट्स गए हैं, वो अकेला ही इतना बड़ा दुख होता है, और उसके साथ आपके ये सारी चीज़ें जुड़ती चली जाए ना, बिल्कुल बेकार। तो अभी आपके पेरेंट्स गए हैं भैया, मम्मी गई हैं या पापा गए हैं, अगर आप सोचोगे 2-3 महीने में, 6 महीने में आप नॉर्मल हो जाओगे, मुझे नहीं लगता। ठीक है, मतलब मुझे समझिए 1 साल तो मुझे ऐसा हो गया था कि जो आप कह रहे हो ना, मैं तो जीना ही भूल गई थी। कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, ये क्यों पड़ी है, मैं स्कूल जा रही हूँ रोती पिटती जा रही हूँ, वहाँ से आ रही हूँ रोती पिटती आ रही हूँ, ना मैं तैयार हो रही हूँ, ना मुझे होश है कि मैं कर क्या रही हूँ, कुछ नहीं। मतलब लिटरली एक ज़िंदा लाश की तरह मेरा आना जाना ये वो, और मुझे कोई समझने वाला नहीं है पूरी दुनिया में, सिर्फ कमियां निकालने वाले हैं उस टाइम पे। ये तो ऐसी है, ये कैसी है, ये क्या कर रही है। उनकी बातों ने असर करना भी बंद कर दिया था, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। इतनी सीवियर डिप्रेशन वो हो चुका था उस टाइम पे। तो भैया टाइम, आपको मैं अपनी पूरी बात इसलिए बता रही हूँ कि कहीं ना कहीं आप ये मान के चलो कि इनमें से सिर्फ आपके ऊपर अभी एक मुसीबत है, लेकिन वो सबसे बड़ी है पेरेंट्स का जाना। तो उसमें आपको टाइम लग जाएगा, मुझे भले 2.5-3 लगे, आप थोड़ा जल्दी भी करोगे, लेकिन फिर भी टाइम लगता है पेरेंट्स की डेथ से उभरने में। अपने आप को समय दो, बस कोशिश ये करो, जब आप ज़्यादा दुखी हो, आपके डेली के काम भी ना हो, आप ये सोच सकते हो कि अगर वो कहीं आपको देख रहे हैं, आपके पेरेंट्स, सोच के देखो, है ना, हम इस दुनिया में नहीं है मान लो, और हम देख रहे हैं, और अगर हमारा बच्चा हमें याद करके अपनी लाइफ जीना भूल गया है, उसको कैसा लगेगा, हमें कैसा लगेगा अगर हम मरने के बाद देख पा रहे होंगे। तो आप ये मान के चलो कि अगर वो कहीं हैं और आपको देख रहे हैं किसी भी नज़रिए से, कैसे भी साधन से, तो क्या वो आपको इस दशा में देख के उनको वहाँ पे दुख नहीं होगा। तो बस जिस दिन से मुझे ये समझ में आया ना, तो मैं ये था कि वापस जीवन में मैंने आने की अपनी पूरी कोशिश शुरू कर दी थी। एकदम ठीक नहीं होती चीज़ें, लेकिन कुछ महीने में आपको लगेगा कि ठीक है। उनको याद करो, लेकिन ऐसे जैसे ससुराल में हम होते हैं ना, और मैके में हमारे माँ बाप होते हैं, तो हम उनको याद करते हैं, लेकिन डिप्रेस नहीं होते, है ना। हम काम करना बंद नहीं करते, हम अपना काम करते रहते हैं, उनकी बातों में बातें याद आती हैं, हम बात करते हैं, कभी मन में कभी बोल के। लेकिन बस फ़र्क इतना है कि मैके में होता तो आप फ़ोन कर सकते हो, अभी भगवान क्या चले गए तो कोई फ़ोन नहीं होता। तो मैंने तो अपना फ़ोन भी कहना चाहिए नारायण को बनाया हुआ। आप भी ये ट्राई कर सकते हो, जिसको भी मानते हो, आपको जो लगे। मुझे अपनी मम्मी होती तो मैं ये कहती, या मेरे डैडी होते तो मैं ये कहती, आप उनसे बोलो। और मैं यही कह के बोलती हूँ कि मेरी मम्मी अगर हैं वहाँ पर आपके पास हों तो उन्हें बता देना बस। तो ये कह के ना, मतलब देखो आंसू मेरे अभी भी भरने लगे, लेकिन फिर भी आप जीवन में लौट आओगे। तो अपने मन का समझाना है यार, अगर वो जाने के बाद भी आपकी वजह से परेशान हो रहे हैं ना, तो इससे बेकार बात नहीं है एक औलाद होने के नाते। तो फिर यही है कि आप बस यही सोचना जो मैंने बोला है, ठीक है। तो आपको एक संबल मिलेगा और आप ये मुश्किल टाइम निकाल लोगे। नेक्स्ट, मैं अप्रैल में अपने घर आई मिलने के लिए, सास मेरे पीछे पीछे आ गई और आकर इल्ज़ाम लगाया, तो मैं भाग कर आई हूँ। तब से मैं आज तक अपने मैके में हूँ। अब बुला रही है देवर की शादी के लिए, बेटी ससुराल में है। मैं परेशान रहती हूँ, क्या करूँ। मुझे लेने आने को तैयार हैं, लेकिन बोलने का ढंग नहीं बदल रहा, ऐसे कैसे जाऊँ वहाँ। तो मैंने बोला है अलग रहूँगी, ताकि मैं हस्बैंड बेटी के साथ सही रह पाऊँ। और आप बताएँ। बिल्कुल सही डिसीज़न लिया है आपने। नेक्स्ट, मैम किस्मत बड़ी है या कर्म, दोनों पैरेलल चलते हैं। अकेले किसी की कोई वैल्यू नहीं है। इस पे आपको बहुत सारी लोक कथाएं भी मिल जाएंगी। किस्मत और कर्म दोनों ही, लेकिन अगर इन दोनों में भी एक चुनना पड़े ना, तो देखो जो आप अभी किस्मत मान के चल रहे हो वो आपके पूर्व कर्म हैं, जिनका फल आपको भुगतना पड़ रहा है, ठीक है। और जो अब आप कर्म कर रहे हो, चाहे परिस्थितियाँ अच्छी हैं या बुरी, जितने भी आप अब कर्म कर रहे हो ना, उनका परिणाम आपको आगे वो किस्मत के रूप में मिलेगा। अगले जन्म का या वो तो मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि लेकिन होती तो हैं देखो चीज़ें। एक बच्चा अगर जन्म लेते ही बीमारी से जूझ रहा है ना, या फिर जन्म उसका गलत घर में हुआ, या फिर बहुत ज़्यादा बुरी जहाँ उसकी परवरिश होगी ऐसी जगह उसका जन्म हो गया, या जिन बच्चों को पैदा होते ही फेंक जाती हैं नाली में, आपने पढ़ा होगा न्यूज़पेपर में, तो आपको क्या लगता है उस बच्चे के कर्म, अभी तो वो हुआ ही है, उसने अभी क्या कर लिया। तो ये पूर्व जन्म के ही तो कर्म है।
जो उसको ऐसे जन्म लेते ही भुगतने पड़ रहे हैं। तो होती तो सारी चीज़ें हैं कि भाई जो कर रहे हो भुगतना तो पड़ेगा। तो मुझे जो समझ में आता वो है कि अगर ड्यूरेशन यहाँ पर ख़त्म हो गई, आपकी सांसें उतनी ही लिखी थी और आपके कर्मों का हिसाब हुआ नहीं, तो बचे हुए आपको अगले जन्म में उसका बैलेंस, कहीं ना कहीं आपका जन्म कहाँ होगा, आपके माँ बाप कैसे होंगे, आप शरीर से शुरू से कैसे रहेंगे, ये सब चीज़ें मुझे लगता है फिर वो पिछले जन्म का चलता होगा। लेकिन फिर बाद में जब हम जो करते जाते हैं, आगे की किस्मत हमारी उनके आधार पर बनती है। तो कर्म और किस्मत अगर उसमें एक चुनना हो तो वही कर्म, वो ज़्यादा बड़ा है और वही ताकतवर है, क्योंकि आज किए हुए कर्म ही कल के हमारे किस्मत बनते हैं। नेक्स्ट, हेलो दी, मैं पहली बार आपको मैसेज कर रही हूँ। मेरी शादी को 14 साल हो गए हैं। 2 साल से एक शादीशुदा लड़की से प्यार करते हैं वो, किसके 3 बच्चे हैं। जब मैंने उन्हें पकड़ा तो अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहे। जब सबूत दिया तो पर नाक रगड़कर, पैर पर नाक रगड़कर माफ़ी मांग रहे हैं। मैं क्या करूं? मेरा नाम मत बोलिएगा लेकिन जवाब ज़रूर दीजिएगा प्लीज़ हेल्प। मेरी 2 बेटियां हैं और मुझे जीने का मन नहीं कर रहा, प्लीज़ हेल्प मी। देखो भाई, अगर अपने बच्चों का और अपना देख रहे हो कि आपको घर चलाना है, क्योंकि देखो प्रैक्टिकली सोचो, शादीशुदा है, उसके 3 बच्चे हैं, तो प्योरली हवस है, वहाँ गए वो कुछ भी करा, ठीक है, शादी तो उससे करने के नहीं, पत्नी आप हो, आप ही रहोगी। तो अगर अपने बच्चों का और अपना ये है कि शादी बचानी है तो अब माफ़ी मांग रहे हैं, माफ़ कर दो। लेकिन रही बात आपके और उनके टर्म्स की, तो भाई वो तो मतलब पता नहीं कब बनेंगे, शायद ज़िंदगी भर ना बने। लेकिन फिर भी अगर आपको यह है कि भाई एज अ फैमिली चल जाए काम आपका ठीक ठाक, तो माफ़ कर दो इस टाइम पे। ये है, एक बार के लिए आप ट्राई कर सकते हो। लेकिन बात वही आती है, अगर मैं ये कहूँ कि मैं होती तो भाई मैं नहीं करती। पर बच्चों के लिए, 10 चीज़ों के लिए आदमी सोचता है कि चलो मेरा और उसका कोई संबंध नहीं है, लेकिन बच्चों का तो बाप है, वो रहेगा। अगर ऐसे सोचो तो आप माफ़ कर सकते हो। क्योंकि अगर यही चीज़ ही होती, उनकी पूर्व प्रेमिका होती, कोई लड़की होती, तो समझ में आता। लेकिन शादीशुदा है, वो बेफालतू का ही तमाशा हुआ है, तो हो सकता समझ जाए इसके बाद। नेक्स्ट, अगर 2 बहुएं हैं, एक सास कुछ जानबूझ के कुछ करना ही ना चाहे, ऊपर से ताने मारे, तो क्या करें? और मन में दुख भी होता है कि अच्छी होते हुए भी हमें सेवा का मौका क्यों नहीं देते। भगवान सारा काम दूसरी बहू से करवाए और ताना भी मारे, तो क्या करें? तो कुछ ना करें, हमारी किस्मत में नहीं है, नहीं है, करें जो करना। यार मेरे को पता है, सास ससुर हो या माँ बाप हो, नहीं छीन सकते आप इनका फेवरेटिज्म। अगर किसी की तरफ है तो वो रहेगा, किस्मत मान के समझौता करना पड़ता है। अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो, बस यही इस समस्या से निकलने का असली वो है। नेक्स्ट, दी, मेरे पति जब भी गुस्से में होते हैं तो सीधे बोलते हैं चप्पल से मारूंगा। अभी वो बीच में बच्चों के सामने भी ऊंची आवाज़ में बात करने लगती हूँ, मुझे रोना आ जाता है। प्लीज़ बताएं क्या करूँ? फिर उनसे बात करने का भी मन नहीं करता। धमकी दो कि मुझे मार नहीं सकते तुम, कानूनन बहुत सारी चीज़ें हैं जो फेस करनी पड़ सकती हैं फिर उसके बाद तुम्हें। और अगर फिर भी वो अपने जानवरपना दिखाएं तो मारने के लिए वो हाथ उठा सकते हैं, तो भागने के लिए आप पैर भी उठा सकती हो। अपने आप को बचाओ, खड़े होके जड़वत उनसे पिटो मत। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरे शौहर में बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। बहुत सारे हैं ऐसे, तो उनकी बीवियां कम होती हैं, माई का ही रोल निभाना पड़ता है, उन्हें सुधारो भी करो। अब अपने बच्चे संभल के करना, कितने कर रही हो। और दूसरी चीज़ कि भैया जब वो हो जाएंगे, कुछ अगर अर्निंग कर सकती हो अपनी करो, क्योंकि जो नहीं समझता जिम्मेदारी वो नहीं समझता। लेकिन फिर बच्चे कम करने चाहिए मेरे को लगता है। और ये ऐसा नहीं कि मैं आपको कह रही हूँ, मैं ये हर एक को कहती हूँ। अगर आपको अपना फ्यूचर फाइनेंशियली सिक्योर नहीं लग रहा, एक ऐसे आदमी के साथ आपकी शादी हुई भी है, तो आपको 4-5 बच्चे, 2-3 बच्चे, मैं तो कहती हूँ फिर एक भी, किसके दम पे कर रहे हो यार? तुम्हारी अपनी दाल रोटी का जुगाड़ नहीं है तो एक औलाद को क्यों ला रहे हो जब दुनिया में? फिर उसको क्या करोगे? तो मेरी मानना वही है कि सबसे पहला स्टेप, जो अगर हम आर्थिक रूप से स्टेबल नहीं है ना, सबसे पहला स्टेप जो लेना चाहिए वो ये लेना चाहिए कि हमें बच्चे नहीं करने चाहिए जब तक हम उस बच्चे को अच्छी तरीके का जीवन देने लायक ना हो। हमें कोई हक नहीं बनता किसी आत्मा को लाने का दुनिया में एंड देन उसकी दुर्गति करने का।
नेक्स्ट, हाय दी, मेरा भी बेटा 5 साल का है, उसे भी कुछ याद नहीं होता। वो सीधा कहता है मुझे तो पता ही नहीं, क्या करूं। कितना ही बोलने बोलो नहीं बोलता। लिखते वक्त तो बिल्कुल भी नहीं बोलता। सब बच्चे एक से नहीं होते, लेकिन जिन्हें याद नहीं रहता उनका सिंपल वो है रिमेंबर करने की टेक्निक ही यही है, रिवीज़न। अगर 10 चैप्टर हैं, 10 में से चाहे वो 5 कर रहा है, लेकिन 5 को अगर उसने बार बार रिवाइज़ करके पक्का कर लिया तो वो 10 कच्चे से अच्छे 5 पक्के हैं, कुछ उसके काम आएगा। ग्रामर में अगर 5 या 7 कॉन्सेप्ट आ रहे हैं, उसमें से अगर वो 3 या 4 करता है तरीके से, तो उसको ना रिवीजन ज़्यादा चाहिए होता है। जिस बच्चे को याद नहीं रह रहा ना, सिंपल सी बात है, रिवीजन। जब हमारा रिवीजन नहीं होता, जब हमें याद नहीं होता, अगर वो चीज़ बार बार हमारी आंखों के सामने आएगी, हम बोलेंगे तो वो याद होती है। नेक्स्ट, हाय मैम, मेरी हस्बैंड और मेरी मैरिज एनिवर्सरी के दिन हस्बैंड ने विश नहीं किया। हस्बैंड ने अगले दिन, मतलब एनिवर्सरी के पहले दिन, मुझसे झगड़ा किया, मारपीट की। पास में सास ससुर रहता है, उनके घर में जाके सो गया। मैंने नेक्स्ट डे यानी एनिवर्सरी के दिन गिफ्ट भी दिया जो पहले से ख़रीद के रखा था। हबी का अफेयर भी था जो मैंने छुड़वा दिया। शायद इसी वजह से नाराज़ होगा। आजकल बोलते हैं कि उनको फ्रीडम नहीं है, मैं क्या करूं, प्लीज़ सजेस्ट। आपके हस्बैंड का मन आपसे उठ चुका, जितना मुझे समझ में आ रहा है। अब उस प्यार को दोबारा जगाना बहुत बड़ा काम है। बस जो मुझे समझ में आ रहा वो यही है, ही डजंट लव यू एनी मोर। अब वो साथ रह रहे हैं लेकिन एनिवर्सरी तो नहीं मनाएंगे, बात वही है। तो जस्ट उनको मेरे ख्याल से अब स्पेस दे दो, थोड़ा सा अपनी रिस्पेक्ट भी बची रहेगी और उनका चैन में भी, तब थोड़ी सी कलेशबाजी कम हो और आए। बहुत ज़्यादा रोमांटिक या बहुत ज़्यादा क्लोज अभी जाने की कोशिश में सब कुछ बिखर जाएगा। दैट गिव हिम स्पेस, अपने आप थोड़ा रियलाइज़ होने दो कि हाँ मेरी पत्नी है, आने दूँगा वापस, ऐसे। नेक्स्ट, सुनीता जी, मेरे मन को गए अभी 10 महीने हो रहे हैं। मेरी बहन एक और मेरे पापा हैं। मेरी बहन की शादी नहीं हो रही, कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, जो भी मिल रहा है सही नहीं मिल रहा, हम बहुत परेशान हैं, क्या करें। माँ होगा ये, मेरी माँ को गए। देखो, शादी ब्याह में ना ज़्यादा हौच पौच नहीं करनी चाहिए, देखते रहो करते रहो, लेकिन होती तभी है जब, क्या ना हमारे यहाँ कहते हैं, जब ब्याहनी रात आती है ना तो अपने आप ही सारे संयोग बन जाते हैं। तो देखते रहो, लेकिन ना टाइम होता है इसमें बहुत ज़्यादा। वैसे तो हर चीज़ का ही टाइम होता है, लेकिन शादी ब्याह में नहीं होती जब तक संयोग नहीं बनेगा। जिससे शादी होनी होगी उसी से होगी, और जब होनी होगी जब ही होगी। तो जस्ट ये है कि अपने ऑप्शन खुले रखो, लेकिन ज़्यादा हौच पौच मत हो, टेंशन मत लो। हेलो सुनीता जी, मेरे इन लॉज देवर को ज़्यादा मानते हैं जबकि मेरे हस्बैंड को कुछ भी नहीं समझते। मैं अपने घर को स्मार्टली हैंडल कर रही हूँ तो इन लॉज समझते हैं कि मैं चालाक हूँ। अपने हस्बैंड के साथ दूसरे शहर रहती हूँ। अब की बार जॉब में अपने प्लॉट के फाउंडेशन के लिए ससुराल में 15 दिन के लिए गई। मैंने सारा घर का काम, खाना सब मैनेज किया। उसके बाद जब मैं वापस आने घर गई तो मेरी सास ने मुझ पर सारा पैसा चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं कभी सपने में भी ऐसे किसी का पैसा लेने के बारे में नहीं सोच सकती। मुझे ये बात अंदर ही अंदर खाई जा रही है, भले ही मैंने भगवान पर ये बात डाल दी, मैं क्या करूँ। कैसे कोई लगा से देता है यार चोरी का इल्ज़ाम ऐसी जगह पे ना, जब इस तरीके का हो, आपको पैसे वाली चीज़ों से, तिजोरी से, चाबी वाबी से, जहाँ पे वो कीमती सामान रखते हैं उस कमरे से बहुत दूर रहना चाहिए। एक अंदाज़ा होता है कि इस तरीके का इल्ज़ाम ये लोग लगा सकते हैं, है ना। अब काम भी करा, बुराई भी ली, चेंज तो आप कर नहीं सकते उस चीज़ को, जस्ट वेट एंड वॉच। और दूसरी चीज़ जो ये आया था कि आप स्मार्टली हैंडल कर रही हैं, पेट में दर्द यही होता है। ईगो बूस्ट उनका तभी होता है कि भाई हम रोएं, हमारा काम नहीं हो रहा आपके बिना, हमें कोई बताने वाला नहीं है, आप आ जाओ, तो वो उनको अच्छा लगता है। अब जब उन्हें लगता है कि उनके बिना उनके बच्चों ने घर सही से संभाल लिया, कहने को माँ बाप होते हैं, लेकिन इसी बात की किलस हो जाती है कि कैसे संभाल लिया हमारे बिना। तो इसको इतना पर्सनली मत लो, ये उनका फॉल्ट है, आपका नहीं है। नेक्स्ट, हेलो दी, मेरा क्वेश्चन मेरी ननद को लेकर है। बहुत एरोगेंट है, मुझसे हमेशा नीचा दिखाती है, मुझे माँ के कान भरती है। मेरी सास भी उसकी सुनती है। घर में कोई रिलेटिव आता है तो मुझे नहीं बताती, आने के बाद पता चलता है कोई आया है। मुझे शादी के बाद सास ससुर और ननद ने खूब परेशान किया। ननद मुझसे खूब जेलस सी रहती है, मैं हमेशा उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे नौकरानी बोलती है सबके सामने, कोई साइड नहीं लेता। मैं इग्नोर करती हूँ, अपना फ़र्ज़ निभाती हूँ। कब तक इग्नोर करती रहूँ? कोई साइड नहीं लेता तो आपके मुँह में तो ज़बान है अपनी साइड लेने के लिए।
अगर वो आपको नौकरानी बोल रही है, कुछ भी कह दो मजाक में कि हाँ आपके भैया रामू का कहाँ है, मैं उनकी पत्नी हूँ। या फिर आप तो किराएदार हो, सीधे बोल दो आप तो एक दिन दूसरे घर ही चली जाओगी, मैं जो भी हूँ रहूँगी तो यहाँ पे। लेकिन फिर ये पतंगे ऐसे लगेंगे ना, सास ससुर के ऐसे अनार बम से फूटेंगे वो कि पता नहीं क्या ही कर दिया हमारी लड़की को, क्यों कह दिया। लेकिन माथे की जब फूट रही हो तो अनार बम फूट जाने चाहिए, जब यही नहीं दिख रहा कि हमारी लड़की कह रही है हमारी बहू को। तो ऐसों की आँख खोलने के लिए ऐसे एक आध करारा जवाब ज़रूरी होता है उस टाइम पे देना। अब ये देखती रहोगी कि कोई साइड ले तुम्हारी, कोई ले नहीं रहा, तो सुनती रहो नौकरानी वोकरानी सब कुछ। तो भैया जवाब देना सीखो। बदतमीज़ के साथ कहना चाहिए, उस लेवल तक आप नहीं जा सकते, लेकिन कम से कम इतनी पावर तो अपने शब्दों में डोज देने की रखो कि उसको उसकी दवाई का स्वाद कहना चखने को मिले। कई बार ज़रूरी होता है, आप हमेशा लेट गो नहीं कर सकते। तो ये नहीं कि पूरा पैराग्राफ ही बोलना सब कुछ है, लेकिन सीधे है वो कह रही है नौकरानी, आप कह दो कि हाँ जो मैंने अभी बोला तो बढ़िया है। एक बार में ही कान से गर्म हो जाएंगे, धूमता ना 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 ये क्या हुआ। नेक्स्ट, मेरी बेटी 12th में है, स्लो लर्नर है, स्कूल में काफ़ी याद करने को देते हैं और टाइम भी देती है, रटती है, लेकिन उसमें वो ललक नहीं है। सुबह बिना उठाए तो उठती भी नहीं, जबकि छोटी बेटी अपने आप 12 बजे तक पढ़ती है, सेल्फ मोटिवेटेड है। सब खेल है भैया, माँ बाप तो सारे को एक सही लेके चलते हैं, लेकिन सारे भाई बहनों में फ़र्क हो जाता है ना, वो ऐसे ही तो होता है। तो जस्ट यही है कि भाई आप उसके पीछे लगी रहो, जहाँ उसको ज़रूरत पड़ रही है आप अवेलेबल रहो, और बाकी चीज़ें भगवान पे छोड़ो कि क्या ही कर सकते हैं। बात यही है ना, आपने जो छोटी को दिया ट्रीटमेंट वही बड़ी को दिया, वो अलग अलग पर्सनैलिटी निकल के आई हैं। तो बीइंग अ पेरेंट हम बस उनकी पर्सनैलिटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ठीक है बेटा तुम्हें जब हमारी मदद की जो ज़रूरत हो बताना, हम कर देंगे, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते फिर। नेक्स्ट, मैम हम बड़े होने के नाते अपने से छोटे को किसी गलती पर माफ़ कर दें और हम ही बात करने की कोशिश भी करें, सामने वाले का देखो हम तो इससे बोलने नहीं गए, खुद ही आ रहे हैं गिर के बात करने, छोटा होकर हमें एटीट्यूड भी दिखाएं, तो क्या करना चाहिए? आगे से कभी नहीं जाना चाहिए फिर ऐसे, अगर कोई ऐसी जलालत दिखा रहा है। ऐसा चैनल बताएं जिसमें 4-5 क्लास के बच्चों की स्कूल से रिलेटेड एक्टिविटी हो। तो मेरे से बढ़िया तो आप गूगल पे सर्च कर लो ना, वहाँ पे आ जाएंगे बढ़िया से बढ़िया चैनल। जैसे मैं टाइप करके पूछ के ही तो बताऊंगी, कोई टिप्स पे तो है नहीं एक्टिविटी वाले चैनल। तो आप यूट्यूब पे गूगल पे सिंपल टाइप करो, आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, दी मुझे अजीब ये लगा कि मेरे ससुर का मुझे लगा कि वो अजीब तरीके से टच कर रहे हैं, जैसे बेबी को मुझसे लेते टाइम शोल्डर टच, मेरी मिडिल फिंगर दबाना। माँ बाप को किसी के भी बुरे नहीं होते, घूंघट करती हूँ तो सामने आते हैं। जब मेरे अभी घर पहुँचने ही वाले थे जॉब से, तो ससुर मुझसे बोले कि बेटा कुछ गलत लगे तो बोल दिया कर। मैंने इग्नोर कर दिया। अब जब मैंने आते ही हबी को बोला तो वो बोले कि पापा ने कभी किसी लेडी को ऊपर आँख करके नहीं देखा, अगर आगे कभी ऐसा हो तो बताना। अब मेरे दिमाग से बातें नहीं जाती। तो पहले आप कंफ्यूज रही, अभी भी आप कंफ्यूज हो, तो पहले श्योर हो जाओ कि जो आपको लग रहा है वही है या नहीं। वैसे तो लेडीज़ में 6 सेंस होती है, अगर लग रहा है तो होगा, तो बताना फिर अपने हस्बैंड को कि भाई हाँ ये लगा। और दूसरी चीज़ यही है कि कभी किसी को नहीं देखा इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी नहीं देख सकते। हर इंसान की पर्सनैलिटी है, बदलती रहती है। नेक्स्ट, दी मुझे PCOD है, शादी को 2.5 साल हो गए, बेबी नहीं हो रहा, बट दुखी रहती हूँ। इसमें आपके मदर डॉक्टर ही कर सकते हैं बहन, कोई नहीं कर पाएगा। और प्रभु डॉक्टर भी नहीं कर पाते, भगवान ही जब आपका समय आएगा तब सीधा होगा सब। हेलो नमस्ते दीदी, बेटा प्यार से स्टडी नहीं करता, डांटना पड़ता है, मुझे क्या करना चाहिए? मैं हमेशा डिस्टर्ब रहती हूँ, लर्निंग पावर अच्छी है पर पता नहीं डांट से क्यों काम करता है। अगर आप 10 की 10 बार डांट रही हो तो एटलीस्ट पहले 10 से 8 बार पे आओ, फिर 7 बार पे आओ, फिर 6 बार पे आओ। ऐसे करो कि कभी डांट दिया कभी प्यार से, कभी डांट दिया कभी प्यार से, एक बैलेंस क्रिएट करो। जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसको खुद समझ में आने लगेगा कि भैया डांट बेकार लग रही है सुनने में, इससे तो प्यार से ही कर लूँ, काम तो करना ही है। हेलो दी, आपने मेरा सवाल का जवाब नहीं दिया। आपने कहा था एक वीडियो छोड़ के दूसरे में जवाब देती हूँ, मैं इंतज़ार कर रही थी। या तो बड़ा होगा या स्पेलिंग गलत होंगी, स्पेलिंग यहाँ तो गलत है नहीं तो बड़ा ही होगा।
दी प्लीज़ हेल्प मी, मेरी फ्रेंड का 11 साल का बेटा है, उसकी मम्मी की बात नहीं मानता, गाली देता है, सामने भी बोलता है, पढ़ने नहीं बैठता अपनी माँ के साथ, पढ़ाई में ठीक है, अपनी छोटी बहन को भी पीट देता है। मेरी फ्रेंड फिर उस पर चिल्लाती है, घर का माहौल ख़राब होता है। प्लीज़ गाइड हाउ टू हैंडल हिम। देखो कुछ बच्चे ना जो ये करते हैं, हमें लगता है कि वो क्यों कर रहे हैं। स्कूल में भी जो हैं इस तरीके के, आप कुछ भी कर लो उनको वही करनी है बदतमीज़ी, है ना। जो मुझे समझ में आता है, ऐसे लोग बड़े में भी अटेंशन सीकर होते हैं ये, कि सब मुझे देखें, मेरे बारे में बात करें, मुझसे बात करें। तो अपनी फ्रेंड को कहना कभी उसके साथ ना थोड़ा ज़्यादा टाइम बिताए, केवल उसके साथ, छोटा बच्चा ना हो, उसका भाई बहन ना हो साथ में, केवल उसके साथ बातें करें। और जिन चीज़ों पर उसकी डांट पड़ती है ना, उनसे अलग अपनी कोई प्रॉब्लम छोटी मोटी चाहे बना के कहानी में डिस्कस करें उसके साथ। देखना उस बच्चे की दूसरी साइड नज़र आएगी। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बच्चे को बैठना ही नहीं है। मेरे क्लास में ही हैं अभी, मतलब 2 बच्चे हैं ऐसे, छुट्टी 2 बजे होएगी लेकिन उनका 12 साढ़े 12 उसके बाद वो शुरू हो जाते हैं, इसे मार, उसे गाली दे, इसे कुछ कर, उधर शैतानी कर। आप कुछ भी कर लो, वो बोलेंगे ही बोलेंगे कुछ ना कुछ। और जो भी स्टडी का काम चल रहा होगा ना, आप उनसे करा ही नहीं सकते। तो मैंने उनका तरीका वही बनाया हुआ है, मैं टाइम देख लेती हूँ, सीधा बोलती हूँ मैं 12 बज गए होंगे, तो मैं उनको ना टेबल पर खड़ा कर लेती हूँ कि तुम यहाँ आ जाओ। अब उनको पता है उसके बाद के वो काम वो मेरे टेबल पर खड़े होकर करेंगे। अगर मैं किसी वजह से टेबल पर नहीं बुला पाई तो उसके बाद काम नहीं करते और शैतानी बढ़ाते चले जाएंगे। तो मुझे वही समझ में आता है कि भाई इनको वो चाहिए कि हाँ अब नहीं, साथ नहीं बैठना, बाहर खड़े होना है, कुछ भी है तो ये वो पर्पजली करते हैं, कहीं ना कहीं ध्यान आकृष्ट करने के लिए। तो उससे कुछ अलग से बातें देखना, आप ट्राई करके देखना। और एक बार वो बॉन्ड सा क्रिएट होने लगे ना, जब बच्चे को चाहे वो कितने उद्यमी हो, सर ये लगने लगे ना कि हाँ मेरी बात सुनती है, समझती है, या केवल इससे बातों में डांट ही नहीं पड़ती। कुछ बातें ऐसी हैं जिस पर हम लोग बात भी कर सकते हैं। धीरे धीरे वो बच्चा काम डाउन होना शुरू होता है, करके देखना ये। नेक्स्ट, दी आप लॉन्ग क्वेश्चन क्यों छोड़ देते हो? भैया यहाँ नहीं पढ़ा जाता। अब ये आपकी मैं आईडी इसी में पढ़ रही हूँ, मुझे लग रहा है 6 या 7 कमेंट हो गए और वो सारे आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे। अब मैं नहीं दे पा रही इसमें जवाब ढंग से आपकी बात का। अब भी प्रॉब्लम सारी लिखनी है लेकिन क्रिस्प करके, छोटी क्लास में समरी लिखना सिखाया था ना वैसे। और कोशिश फिर भी यही रहती है मैं बड़े भी ना ही छोड़ूँ, ऐसा नहीं है। मैं तो बैठी क्वेश्चन का जवाब देने हूँ, मोटी सी बात ये होती है ना। जितने भी लोग कर रहे हैं उनमें से कोई भी मेरे लिए जानकार तो है नहीं कि हाँ इसको मैं जानती हूँ पर्सनली, उसको नहीं जानती। तो मैं तो बैठी जवाब देने के लिए हूँ। नेक्स्ट, हेलो मैम, माई मदर इज़ नो मोर नाउ आफ्टर स्टेइंग इन कोमा फॉर 13 मंथ आफ्टर सो मैनी पेयर हार्ड वर्क डूइंग पाथ। गॉड ने सही नहीं किया। जैसे गॉड से विश्वास ही उठ गया, इतने अच्छे इंसान को इतनी जल्दी ओनली 51 ईयर्स में ले गया। बहुत बुरा लगाता है ये, वही है मतलब अभी मैंने इसके बारे में बता दिया है ना। अगर पेरेंट्स नहीं हैं आपके, अभी गए हैं, पहले डिस्कस हुई है, वो चीज़ें आपको फॉलो करनी चाहिए। चलो नेक्स्ट आ गया, मेरी 2 नंद हैं, छोटी वाली तो जैसे मैं निभाती हूँ वैसे ही वो भी हमें लव करती है, पर जो बड़ी वाली है उसके साथ ऐसा नहीं है। मैं कितना भी कर लूँ वो नहीं निभाती। कुछ ऐसा हुआ मैंने उसे अपने दिल से डिलीट कर दिया सिर्फ सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। आप बताएं कि ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है। एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ, प्लीज़ ज़रूर जवाब देना। मेरा बच्चा अभी 6 मंथ का है। मेरे सास ससुर हमारे कोई भी काम नहीं करना चाहते, ना हमें पसंद करते हैं। प्रेगनेंसी में भी रेस्ट था मेरे, मम्मी के घर रहते मुझे 10 मंथ हो गए। भाई भाभी बात बात में ताना देते हैं। हस्बैंड जॉब पे जाते हैं, फिर हमारे पास ही रह रहे हैं, वो भी 10 महीने से। मुझे भी जॉब पे जाना है 2 मंथ बाद। समझ नहीं आ रहा सब कुछ कैसे मैनेज करूँ। प्लीज़ प्लीज़ कोई सजेशन दें। जब तक सिर ओखली में दोगी नहीं ऐसे ही लगेगा। जिस दिन अकेले रह के करना शुरू कर दोगी उस दिन सारा काम हो जाएगा। ठीक है? भाई भाभी ताना इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि उनका अननेसेसरी काम बढ़ रहा है। जिम्मेदारी आपके सास ससुर की थी, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। उनकी भी गलती नहीं दे सकते। आप खुद को रख के देखो ना अगर उस जगह पे। ठीक है? और दूसरी चीज़ यही है कि बच्चा है, जॉब है, हस्बैंड है, कैसे करूँगी। घर में जब हम नहीं लेते जिम्मेदारी, जब तक सोचने में ऐसे ही लगता है कैसे करूँगी कैसे करूँगी, लेकिन जब करने लगोगी सब मैनेज हो जाएगा। नेक्स्ट,
आपकी तारीफ़ में मैम मैं क्या कहूँ, मेरे पास लिखने को बहुत कुछ है पर कमेंट लंबा हो जाएगा। प्लीज़ जवाब देना। मेरा सवाल है, मैं 23 साल की हूँ, मेरी दिसंबर में शादी है। अब समस्या है मुझे अपने घर वालों के बर्ताव में कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से मुझे टेंशन हो जाती है। मेरा माइंड ओवर थिंकिंग करता है, फिर मैं बीमार होने लग जाती हूँ, बीपी डाउन हो जाता है। क्या करूँ इस फालतू की टेंशन और बीपी की प्रॉब्लम से बचने के लिए, प्लीज़ बताएँ। ओवर थिंकिंग का ना सीधा इलाज है, फिज़िकल वर्क शुरू कर दो, है ना। और दूसरी चीज़, कई बार ऐसा भी होता है फिज़िकल वर्क हम कर रहे हैं लेकिन दिमाग घोड़े की तरह दौड़ रहा है, वो सोचना बंद नहीं कर रहा। मेरे साथ बहुत बार होता है। एंड में आके क्या इलाज बनाती हूँ मैं इस चीज़ का, वही आप भी शेयर करना कि भैया जब मैं सोच सोच के थक लेती हूँ, टेंशन हो के थक लेती हूँ, उसके बाद ये होता है कि मुझे टेंशन किस चीज़ की है। मान लो कि अगर ये ऐसा हो गया तो ये होगा, है ना, तो मैं फिर आगे ये सोचना शुरू कर देती हूँ कि मान लो जो मैंने बुरा सोचा है वो हो गया, है ना, अगर वो हो गया तो मैं क्या करूँगी। और फिर मैं एग्जैक्टली वही सोच लेती हूँ कि अगर ये बुरा हो गया तो मैं ये करूँगी। एंड देन उसके बाद फिर थॉट प्रोसेस सडनली स्टॉप हो जाता है, क्योंकि अब मुझे पता है कि बुरे से बुरी सिचुएशन जो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ अगर वो भी हो गई तो मैं ये करने वाली हूँ, एंड दैट्स इट। फिर मैं भगवान के ऊपर छोड़ने में कामयाब हो जाती हूँ, उससे पहले नहीं। नेक्स्ट, मेरे हस्बैंड ने मुझे शादी के 2 साल बाद पहले एक डायमंड रिंग दी थी और आज वो मुझे बता रहे हैं कि ये सिर्फ 2200 की आई थी और मैं सबको बताती फिरती थी कि उन्होंने मुझे डायमंड रिंग गिफ्ट करी है। वैसे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे वो मुझे सस्ती रिंग गिफ्ट करें, बट आज जब मुझे पता लगा तो मुझे शौक़ लगा। अब जब मैंने उनको गुस्से में बोला कि आपने झूठ क्यों बोला, तो अपनी गलती भी नहीं मान रहे, मेरे को उल्टा सीधा सुनाने लगे, मेरी पास्ट लाइफ को लेके बात करना ही बंद कर दिया। लॉन्ग डिस्टेंस है, मैसेज भी नहीं कर रहे, क्या मुझे उनसे बात करनी चाहिए? कर लो। ऐसा है ना, देखो जब वो लाए होंगे उनकी गलती तब है जब वो ये कहें कि मैं तुझे डायमंड रिंग दे रहा हूँ। मे बी आप एक्सपेक्ट कर रही हो डायमंड रिंग, कह रखी हो, उनका बजट ना हो, वो ले आए हों कि आपको देख के पता नहीं चला वो डायमंड रिंग है या नहीं है ना। तो ये भी कहीं ना कहीं वो आपकी खुशी के लिए ही झूठ बोला है, तो लेट इट बी। आप बात कर लो एंड एडमिट कर दो कि हाँ शायद मैं ओवर रिएक्ट कर गई, मैं शॉक में थी और अब ठीक है, इट्स ओके। दी, आपको ट्यूशन से हेल्प मिली है बच्चों के स्टडी में? हाँ, मेरे से बेहतर तो नहीं, पर मेरे जितना ही कर ले रहे हैं, नंबर भी उतने ही आ रहे हैं। ये मैं जो 3-4 घंटे लगी रहती थी वो फ्री हो गई। नेक्स्ट, हाय दी, मैंने पहले भी सवाल किया, आपने जवाब दिया, बट आप जो कहते हो कि गलत फेरे में हो छोड़ दो, पर इतना आसान नहीं है, कैसे करूं बताओ, टिप्स दीजिए नियम के बारे में। मेरे पास नहीं है, जितना मैं समझा सकती थी उतना मैंने आपको बता दिया, और ना मैं इतने ज़्यादा नियम कायदे मानती हूँ और ना मैं इससे बाहर निकलने का कोई वो, क्योंकि मैं हमेशा उन प्रॉब्लम के सोल्यूशन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जिनमें कभी मैं फंसी और मैं उनसे कैसे निकली। तो इतने कैड़े नियम मैंने कभी फॉलो ही नहीं किए, चाहे मेरी मम्मी ने मेरे पीछे पड़ ली, चाहे मेरी सास मेरे पीछे पड़ ली, लेकिन मुझसे नहीं हुए इतने कैड़े नियम कभी फॉलो। तो मैं अपने आप तो बंधी ही नहीं, किसी के बांधने से भी नहीं बंधी। तो इससे अब आपको खुद ही देखना पड़ेगा, आपके ही बनाए हुए नियम है, आप खुद ही उलझी पड़ी हो, तो ये हास्यास्पद है, आपको ही निकलना पड़ेगा इससे। नेक्स्ट, दीदी आज आपने जो बात बोली किसी के साथ किया हुआ भगवान देखते हैं, इंसान नहीं, ये बात सच है। नेक्स्ट, दी क्या फीवर में भी स्ट्रेचिंग करनी चाहिए? जो मेरी 10 मिनट वाली है वो तो भाई हर तरीके से सही है, वो ज़्यादा है तो आप वो मत करो, सुप्त कपोतासन ये वो मत करो, लेकिन नॉर्मल स्ट्रेचिंग से आपकी बॉडी खुलेगी खुलेगी। अभी ट्रेनिंग में इतने लोगों को जो लिंक दिया ना, तो सब मतलब जो कर रहे हैं वो बता रही थी, जब 3 दिन बाद हम लोग फिर मिला कि मैं डेली कर रही हूँ, अच्छा लग रहा था। मैंने कहा सही लग रहा भी है क्या? हाँ बढ़िया लग रहा है कि सुबह सुबह 15 मिनट 10 मिनट का है वो, आप पॉज लेके देख दाख के करोगे 15 मिनट लगेंगे, तो ये 15 मिनट में भी, लेकिन ये था कि बॉडी भाई चालू रहती है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, पूरी 45 मिनट वाली जब नहीं भी हो पाती ना, ये वाली भी करते रहो, शरीर चलता रहता है। तो बुखार हो कुछ हो, इट्स ओके, छोड़नी नहीं चाहिए। आप सही कह रही हैं, मैं कोरोना टाइम से बेड रिडन मदर इन लॉ का टोटल काम अपने हाथ से कर रही हूँ, ऊपर वाले ने इतना दिया मेरी झोली छोटी पड़ गई, वही वाली बात है। नेक्स्ट,
इस बार मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी 2 बेटियां हैं, बड़ी वाली फर्स्ट में है, छोटी वाली LKG में। उनको पढ़ाते टाइम बहुत प्रॉब्लम होती है, एक पर ध्यान दूँ तो दूसरी बोलती है, फिर मैं अच्छे से काम नहीं करवा पाती हूँ। आप बताना कैसे पढ़ाऊँ उनको। जैसे हम बहुत सारी क्लास लेते हैं इकट्ठे, इस तरीके से करो। जब एक को समझाने का काम हो उस टाइम पे दूसरे को लिखने का काम दो, है ना। तो अगर वो अपने काम में बिज़ी होगी, लिख रही होगी, तो वो उस टाइम पे डिस्टर्ब नहीं करेगी। सिंपल यही है। मैं 3-4 क्लास इकट्ठी जब पढ़ाती हूँ तो यही तो रहता है कि इतने में पहली क्लास का कुछ लिख रही हूँ, बाकी की 3 को कुछ रीड करने के लिए दे दिया, फिर दूसरी पे। और अगर किसी क्लास का लिखने का काम ज़्यादा है, उसमें टाइम लगेगा, तो मैं क्विकली पहले और क्लासों को काम में लगा देती हूँ। तब फिर यह है कि मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ और वाली क्लास कॉपी कर रही है। तो ये थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा कि आप एक को समझा रहे हो ना, तो मेक श्योर करो दूसरा बच्चा पूरी तरीके से लगा हुआ हो, उसको पहले ऐसा कोई काम दे दो, तब समझाओ। नेक्स्ट, दी पता नहीं क्यों लोग मुझसे हेट करते हैं, जबकि मैं किसी से भी ज़्यादा बात नहीं करती। जिससे नहीं बनती तो मैं लिमिट में बात करती हूँ, लेकिन फिर भी मैंने देखा लोग बिना किसी रीज़न के मुझे हेट करते हैं, पीठ पीछे बात करते हैं। मुझे समझ नहीं आता क्यों। भैया सीधी सी बात है, जिसकी पर्सनैलिटी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, कहते हैं ना बात उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात हो। लेकिन अगर वो बातें आपकी सारी नेगेटिव हो रही हैं, तो फिर आपको इस कहना कहावत को थोड़ा सा सीरियसली अपने लिए उल्टा दिशा में भी सोचना पड़ेगा कि भाई फेमस तो होना है, नोटोरियस नहीं होना ना। सब जगह मशहूर होना है, पर फॉर गुड रीज़न। अब ये है कि देखो 8-10 लोग हैं बात कर रहे हैं, उनमें से कोई 2 आपसे चिढ़ रहे हैं, इट्स ओके। ऐसा कोई नहीं है जिसका 0 हेटर हो, ठीक है। अभी मतलब मेरे को जो लोग पर्सनली नहीं जानते, आप इतनी तारीफ़ करते हो, मेरा दिल इतना खुशी से भरा रहता है, ठीक है। लेकिन जिनसे मैंने बात नहीं करी ना कभी, सिर्फ उन्होंने मुझे देखा है कहीं परफॉर्म करते या बस किसी और से बात करते, अभी तक हमेशा से यही होता है कि वो घमंडी हैं क्या, ये आता है रिएक्शन। अब जब कोई बात कर लेता है 1-2 घंटे, 10 मिनट, 15 मिनट, मतलब किसी ने भी जितनी थोड़ी देर बात कर ली, फिर उसका परसेप्शन चेंज हो जाता है मेरे को लेके, तो वो होता है। अब मैं अगर कहूँ कि मेरे को कोई आके बताए कि हाँ फलां टीचर आपके बारे में ये कह रही थी, या वो उसकी बहू आपके बारे में ये कह रही थी, तो ठीक है यार, जो जानता ही नहीं हमें, वो हेट कर रहा है, लव कर रहा है, नहीं फ़र्क पड़ता। लेकिन अगर सारे ही लोग ऐसा सोच रहे हैं, तो देखो पूरी दुनिया गलत नहीं होती, फिर ज़रूर आप में कहीं ना कहीं कुछ कमी है। आप कह रहे हो कि आप बात नहीं करते, हो सकता है आप बात नहीं कर रहे कि आपकी नहीं बन रही है, आपको नहीं पढ़ना उन पचड़ों में, लेकिन सामने से वाइब्रेशन ऐसी क्रिएट हो रही है आपकी कि लोगों को लग रहा है कि ये अपने आप को हमसे सुपीरियर मान रही है ना। तो थोड़ा सा उस पर अपने देखो कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्योंकि ये कोई कॉमन समस्या नहीं है कि नहीं मैं कहूँ नहीं नहीं ऐसे ही होता है, सब लोग नफरत ही करते हैं, नहीं होता ऐसे। आप जैसे हो वैसे ही रखते हो, लेकिन हाँ 0 हेटर्स किसी के नहीं होते। आप कितना भी अच्छा कर लो सबके साथ, फिर भी आपको कुछ ना कुछ लोग मिल जाएंगे जो आपको देख के भुनेंगे, चिढ़ेंगे, किलसेंगे, तो वो इट्स ओके, आटे में नमक बराबर। लेकिन अगर 10 में से 8 लोग आपसे चिढ़ रहे हैं, केवल 2 लोग ही आपके से सीधे मुँह बात कर रहे हैं, देन इट्स समथिंग कि आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, मेरे दोनों बच्चे टॉपर हैं, बड़ा बहुत समझदार है, छोटा ज़िद्दी है। स्कूल में बहुत अच्छा, सारी टीचर्स के फेवरेट, मुझसे ज़िद करते हैं, बहुत जल्दी गुस्सा करते हैं। देखो ऐसे बच्चों को पालने के लिए अगर चैलेंजेस आ भी रहे ना, तो मैं फिर भी कहूँगी यार टॉपर बच्चे हैं, इतना तो बनता है, ठीक है ना। तो इन्जॉय करो उनका बचपन, हमेशा तो ऐसे रहेंगे नहीं, टॉपर हैं, कहीं ना कहीं निकल जाएंगे कुछ बनने के लिए, फिर आप मिस करोगे उनकी ज़िद और ये सब चीज़ें, चलता है इतना था। नेक्स्ट, दीदी जब ससुराल वालों को मेरे से सिर्फ रुपए मांगने के लिए बात करें और टाइम पर मतलब ना रखें, तो ऐसे में क्या उनसे बात करनी चाहिए? बात कर लो, शायद ये पिछली बार भी हुआ था, लेकिन पैसे देना बंद कर दो। नेक्स्ट, क्योर स्किन यूज़ करते हुए होम रेमेडीज़ यूज़ करनी चाहिए? हाँ कर सकते हो आप, मैं करती नहीं, आपके सामने फेस पैक वगैरह सब लगाती हूँ। नेक्स्ट, आंटी जी प्रणाम, जो फ्रिज में स्टोर करने वाली सब्जी को ठेले से आता है उनको क्या बोलते हैं? सब्जी का थैला, अच्छा मैश बैग। जिस वीडियो में देखा होगा उसमें लिंक दिया होगा मैंने, मैश बैग कहते हैं उनको, वेजिटेबल मैश बैग करके था, पैक ऑफ 12। नेक्स्ट, हेलो मैम, मेरी एक प्रॉब्लम है, मेरा किसी काम में मन नहीं लगता। अभी मैं एक ट्यूशन टीचर हूँ, कभी मन करता है टीचिंग छोड़ के सिलाई का काम कर लूँ,
फिर सोचती हूँ कुछ और कर लूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। आप कंफ्यूज हो, है ना? तो अब एक काम करना है आपको, जो आपके दिमाग में सबसे पहली चीज़ आ रही है ना कि ये कर लूँ, आप अब ना सोचो मत, उसको करना शुरू कर दो बस। फिर बाद में सोचना कि सही गया नहीं गया। नेक्स्ट, हेलो मैम, राधे राधे। आपकी वीडियो तकरीबन 2 साल से देख रही हूँ, इस चैनल की भी सभी वीडियो देखी हूँ। काफ़ी टाइम से आपको मैसेज करना चाहती थी पर कभी कर नहीं पाई। मैं मैरिड हूँ, 35 साल की हूँ, शादी को 18 साल हो गए। मायके वालों के लिए भी सब कुछ किया, ससुराल वालों के लिए भी, पर हमें दोनों फैमिली वाले बोझ और बेकार समझते हैं। मैं यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, उस पर भी कुछ नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पति भी बहुत परेशान हैं इन सबसे, घर भी नहीं छोड़ सकते क्योंकि फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है। फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए आपके पति क्या कर रहे हैं? कई बार उनके करने से भी नहीं होगा, आपके करने से भी। इसको ही तो कहते हैं समय थोड़ा ख़राब है। लेकिन बात ये होती है, मैंने अपने माँ बाप को देखा स्ट्रगल करते हुए। जब हम कितना भी टाइम ख़राब हो, अगर हम धीरज के साथ लगे रहें, एक टाइम के बाद आता है, समय बदलता है। सबसे ज़रूरी चीज़ है आत्मसम्मान। मेरे माता पिता हमेशा यही कहते थे कि रोटी नमक से खा लो, पर किसी के आसरे मत रहो, किसी का कर्जा मत लो। और वो चीज़ ना हमने इतनी बार सुनी है बचपन से कि कहीं ना कहीं एक होता है ना, फॉर्मेट हो जाता है अंदर चीज़ें, बिल्कुल आपकी इनबिल्ट जो आती हैं एप्लीकेशन, वो कि आप चाहो ना चाहो वो इसी तरीके से रिएक्ट करेगी, वो चीज़ बिल्कुल बैठ गई। तो यही मैं हमेशा आप लोगों को भी इसीलिए बोलती रहती हूँ, क्या पता मम्मी पापा की मेरे अंदर बैठी है, अब मेरी बात आपके दिमाग में बैठ जाए कि भैया आत्मसम्मान से बढ़ के कुछ नहीं होता। देखो, पैसे 50,000 में भी घर चलता है, 1 लाख में भी चलता है, लेकिन चलाने वाले 10,000 में भी चला रहे हैं। लेकिन आत्मसम्मान की कोई कीमत नहीं होती। वो कीमती है इतना कि उसको आप नहीं छोड़ सकते। थोड़े से कंफर्ट के लिए हम छोड़ देते हैं, झुक जाते हैं और फिर हम परेशान रहते हैं। सोच के देखो, आप कहीं रह रहे हो, अपने पैसों से आप अपना गुजारा बसर कर रहे हो, किसी से कुछ ले नहीं रहे, आपका सिर ऊंचा रहता है, आप स्ट्रेस फ्री रहते हो, है ना? तो यहाँ परिवार तोड़ने की बात नहीं है, लेकिन यार या तो परिवार में रह रहे हो तो उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूशन करो। अब अगर आप उसमें कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहे ना, तो सुनाने वाला तो देखो आपको सुनाएगा कि भैया बोझ हो तुम, तो मत बनो बोझ। मेहनत करो, मजदूरी करो, जो कर सकते हो करो, लेकिन अपना खर्चा खुद उठाओ, फिर कोई आपको बोझ नहीं समझेगा। नेक्स्ट, मुझे रात को बर्तन धोना अच्छा नहीं लगता, सुबह धोती हूँ। और मैं रात को झूठे बर्तन छोड़ना सोच के भी मेरे को लगता है कि यार 10 मिनट लगेंगे धो के रखूँ। बहुत सारे नुकसान हैं रात को बर्तन छोड़ने के। पुश करो खुद को। अगर लेट नाइट धोने पसंद नहीं है, जल्दी धो लो, सारे जो कुकिंग वाले हैं वो सब धो के रख दो। खाए पिए बर्तन बचेंगे और एटलीस्ट उनको पानी से निकाल के रखो। और जब आप पानी से निकाल के रखोगे ना, तो फिर लगेगा अरे साबुन भी लगा दो। नहीं, ये आदत गलत है, इसको बदलो। नेक्स्ट, मैम आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सचमुच बिल्कुल मेरी बड़ी दीदी की तरह हैं। आपके सुझाव काफ़ी अच्छे मैच्योर्ड होते हैं। मुझे जानना था कि मैंने जिस लड़के को पसंद किया है, मैं उसकी माँ से मिलने जाने वाली हूँ। मुझे जॉब करना है, पर एक बार उसकी माँ को बोलते हुए सुना दोनों जॉब करेंगे तो घर कौन संभालेगा। क्या मैं एक बार डायरेक्ट उनसे बात करूँ कि उन्हें मुझसे क्या एक्सपेक्टेशन है कि मैं घर के काम ही करूँ, पर मुझे जॉब करनी है क्योंकि मेरे मम्मी पापा को सपोर्ट करना है। क्या मैं उनसे पूछूँ कि शादी के बाद वो मैं पढ़ना चाहूँ तो पढ़ने देंगी? उनसे क्यों पूछ रही हो, अपने हस्बैंड से पूछो ना। अगर वो कहें मम्मी के आगे मेरी नहीं चलती, तब मम्मी से सीधे बात करो, नहीं तो सीधे क्यों कर रहे हो? वो इम्प्रेशन आपका गलत पड़ेगा। बाकी मर्ज़ी आपकी है। दी जब जेठानी और नंद बहन हाथ A to Z सब पति की ली गई वास्तु पर अपना कब्जा करें तो क्या करें? जैसे जेठानी ससुर की ज़मीन पर पति ने मकान बना लिया तो मकान आधा होने पर किचन से निकाल देना। पति ने मेज़ कुर्सी ली तो जेठानी का रख लेना। आपके पति क्या कर रहे हैं? आपको ही क्यों बोलना पड़ रहा है? उन्हें नहीं दिख रहा उनके पैसे कहाँ जा रहे हैं, क्या हो रहा है? उनको भी तो बोलो। आप बोलोगी तो वही लगेगा बहुत तेज है, हमारा देवर तो बढ़िया है, हमारे जेठ तो बढ़िया है। पति को कौन हो, बात करो भाई। नेक्स्ट,
आजकल बच्चों को स्क्रीन से कैसे बचाएं? क्या सच में स्क्रीन का इफ़ेक्ट बहुत ख़राब है? जी। और दूसरी चीज़ है, स्क्रीन में वो देख क्या रहे हैं, तो बचाना तो चाहिएगा भाई। लेकिन ये है कि लिमिटेड टाइम में, अगर पूरे दिन में बच्चा 1 घंटा एक टाइम देख रहा है, और बहुत भी 2 घंटे देख रहा है कि 1 घंटा बीच में, दिन में 1 घंटा रात को, इट्स ओके, इतने से कुछ नहीं होता। लेकिन एक होता है ना कि एडिक्शन, वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग की क्षमता को कम करता है। नेक्स्ट जी, मेरा ये सवाल है, मैंने अपनी मदर इन लॉ से ये कहा कि हमें किसी के पर्सनल रूम में बिना नॉक किए नहीं जाना चाहिए। वो मेरे रूम में नहीं आ रही, शायद उन्हें बात बुरी लगी है। कुछ काम होता है तो कॉल करती हैं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अब मुझे ऐसा लग रहा है मैंने कुछ गलत बोल दिया। अभी तो जब कह रहे हो बिना नॉक करे नहीं आना चाहिए, इसका यही तो मतलब है कि नहीं आना चाहिए बिना नॉक करे। वो नहीं आ रही, एंजॉय करो। इतनी वो मतलब हुआ तो एटलीस्ट वही ना जो आप चाहती थी, तो फिर इसमें ईमानदार रहो ना। नहीं आ रही, कोई बात नहीं। आई सुनीता दी, आपने कहा था अपनी ज्वेलरी अपने पास रख सकते हैं, मैंने रख ली। अब सास वापस मांग रही है, झगड़ा करके क्या करूं? मैं पहले बहुत डिप्रेस रही हूं उनकी बातों से। साफ मना कर दो भैया, अगर नहीं देनी तो कि नहीं, ज्वेलरी तो मैं नहीं दूंगी। बहुत दिन रख लिया आपने, अब मैं ही रखूँगी। अब है जी दी, मैं 5 AM से 9 AM तक फ़ोन में भजन चलाती हूँ। मेरी सास और हस्बैंड बोलते हैं सारा दिन तेरा ये फ़ोन ही चलता, सारा दिन हमारे कान खवाती है। 5 बजे से 9 बजे तक भजन कौन सुनता भाई? 4 घंटे। वो सही कह रहे हैं, उनका आप ईयरफोन लगा के सुनो अगर आपका स्टेमिना है 4 घंटे भजन सुनने का। लेकिन उसमें मैं आगे पढ़ ही नहीं रही, उनकी गलती नहीं है। उनका एक अलग जोन चल रहा है, वाइब्रेशन अलग हो रही है, ठीक है, अच्छे लगते हैं भक्ति भजन ये वो, लेकिन वो 4 घंटे बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट दी, मेरे फादर इन लॉ ड्रिंक करते हैं, मेरी सास उनसे मेरी क्या बातें करती हैं, फिर वो मेरे मायके फ़ोन कर देते हैं, अपनी बेटियों की तारीफ़ करते हैं, मेरी बुराई, फिर खाना छोड़ देते हैं। फिर मेरी सास मनाने के लिए मुझे भेजती है, बट एक दिन मैंने बोल दिया अगर मेरी गलती नहीं होगी तो मैं किसी को नहीं मनाऊंगी। अब मेरी सास बोलते हैं सबकी बहू अपने ससुर को खाना खुद देती हैं। क्यों देंगे ससुर को खाना हम खुद? सास है तो हम तो सास के हाथ में देंगे, वो लेके जाएंगी। अपना पति भी संभालो, इनका पति भी संभालो, ये क्या बेईमानी है? अब दूसरी बात वो जी, अगर वो दारू पी के तुम्हारे मैके फ़ोन करते हैं ना, घर वालों को पहले ही होमवर्क करा के रखो कि भैया मेरे घर से फ़ोन आएगा, मेरे ससुर करेंगे ऐसे ऐसे, तो समझ जाओ टाइट हैं दारू पी के, उनकी कोई बात ध्यान से सुनने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग सुनोगे, यहाँ स्ट्रेस लोगे, मैं उल्टा वहाँ परेशान होंगी। मैं वहाँ हैंडल कर रही हूँ जैसे भी कर लूँ। नेक्स्ट, हाय दी, मैं शुरू से घर का बेटा रही, मैके में भी सब किया लिया, कुछ भी नहीं। अपनी शादी में भी बस कपड़ों और बर्तन के साथ विदा हो गई। ससुराल में भी जिम्मेदार बहू बनने के चक्कर में कुछ भी नहीं ले पाई, किसी ने दिया भी नहीं। प्रॉब्लम ये ऐसे जीते जीते कोई शौक़ रहा नहीं, अब ज़िंदगी बस कट रही है। लाइफ में कहाँ गलत हूँ मुझे नहीं पता, प्लीज़ कुछ गाइड करें। आप लाइफ में वहीं गलत हो गई ना जहाँ अपने आप से आगे दूसरों को रख दिया। ये चीज़ें ठीक होती थी जब सामने वाले भी ऐसे थे। मतलब मैं अभी भी जब कभी रामायण देखती हूँ या पढ़ती हूँ, राम और भरत का जो प्रसंग है ना, मुझे वो सबसे ज़्यादा वो लगता है कि यार किस लेवल तक उस युग में सम्मान, मतलब वहाँ होड़ ये होती थी कि त्याग कौन ज़्यादा कर रहा है उस समय में। आप किसी भी कैरेक्टर को उठा के पढ़ लो रामायण के, हर एक में वो रहता था रघुकुल में कि कौन ज़्यादा त्याग कर रहा है। तो ऐसे टाइम पे त्याग करने का मज़ा आता है कि कंपटीशन ही यही है कि हम कौन ज़्यादा त्याग कर रहा है। लेकिन अब वो समय नहीं है भाई। अभी सीधी बात है कि अब जो त्याग कर रहा है उसको पता है मैं क्या कर रहा हूँ, सामने वाला उसको यही सोचेगा भैया कोई किसी के भले में नहीं है, अगर कर रहा है तो इसमें या तो इसका कुछ फ़ायदा होगा या फिर कुछ और कारण होगा। तो आप कितना भी कहना हथेली पे वो करके दिखा दो, कोई भी सत्यता का मतलब कोई भी प्रमाण दे दो, लेकिन नहीं मानता कोई, नहीं यह होगा यकीन कि आप अपने आप को पीछे रख के दूसरे के लिए कर रहे हैं। और अगर आप एग्जैक्टली यही कर रहे हैं तो आज की डेट में आप पागल कहलाएंगे। कुछ सालों बाद जीवन के आपको सिर्फ पछतावा मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, मेरी सास का कोई काम करना भूल जाऊं या फिर थोड़ा लेट करूं तो मुंह फुला लेती हैं,
फिर मैं आगे से बोलूँ तो भी जवाब नहीं देती, फिर देंगी तो भी उल्टा सीधा। जो काम उनके लिए मैं करती थी वो खुद करने लगे जाएंगी, मेरे को बोलेंगी नहीं। उनका सब्र बिल्कुल नहीं है, थोड़ी देर में कर देंगी, उनको सब एकदम इंस्टेंट चाहिए होता है। ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? आप जैसे चल रही हैं वैसे चलती जाएंगी। उसमें अगर उनको उबलना है कि मैं खुद कर लूँगी तो उनको सहर्ष करने दो, सिर पे लोड मत लो अपने। ऐसे बुढ़े हमेशा कर कर के तुम अपनी जान गंवा दोगी, वो तब भी संतुष्ट नहीं होंगे। ठीक है, तो आपको जीवन इसलिए नहीं मिला था कि जाओ ये एक आपकी लाइफ में एक बूढ़ा आदमी ऐड कर दिया है और पूरी अपनी एनर्जी, ज़िंदगी, सब कुछ बस आपको इसका मुंह हिले और आपको उसका ऑर्डर पूरा करना है। तो भाई अपने हिसाब से आप जितना कर पा रहे हो बेस्ट अपना करते रहो। लेकिन अगर आदमी सामने वाला उतने में खुश नहीं है, इट्स नॉट योर प्रॉब्लम। अभी खुद खड़े होके करने लगी हैं, करने दो। आगे से वो काम करो भी मत, मम्मी आप खुद ही कर लो। अपने आप फैं 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 करते रहो, करने दो। थोड़ा सा मोटी चमड़ी बना लो, लेकिन उसमें आपकी फॉल्ट नहीं है। आज के टाइम पे भाई साहब सेवा करने से ज़्यादा सेवा करवाने वाले का भी एफ़र्ट लगता है। सबसे बड़ा एफ़र्ट वही है सब्र। अभी मैं सारे काम खुद कर रही हूँ, मैं क्यों नहीं मेड लगा लेती? सब्र नहीं है ना उतना कि मैं बैठी हूँ उसके ऊपर चिल्ला रही हूँ, उससे करवा रही हूँ, वो देखेगी, वो करेगी, आज छुट्टी करेगी, मेरे हिसाब का करेगी, नहीं करेगी। वो पेशेंस भी तो चाहिए मेड रखने के लिए, नहीं है वो। तो सेम बुढ़ों के साथ भी यही होएगा। फिर अगर कोई ऐसा है कि भाई उसको तो तभी चाहिए, अरे भाई दूसरे की भी तो कुछ होगी, हो सकता है वो ना कर पाए, आपका मुँह ही सीधा नहीं हो रहा। तो ऐसों को आप कभी खुश नहीं कर सकते। उनका इलाज यही होता है, आप अपना काम करते रहो अपनी गति से, नॉर्मल जो करते हो। ये नहीं कि इतना सा काम भी हिल रहे हो, यूँ 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 यूँ, अपनी नॉर्मल गति से चलते रहो। अपनी नाश पीटो मत पर्सनैलिटी का। उतने में उसका पूरा पड़ रहा है ठीक है, नहीं पड़ रहा भाई तो खुद कर ले, और उसमें अपने सिर पर लोड मत लो। नेक्स्ट, हेलो दी नमस्ते, मैं आपसे पूछ रही हूँ, एक बार हम हरिद्वार गए थे, वहाँ मौजे बहुत, सर दर्द हो रहा था, वॉमिटिंग भी, सेकंड बेबी साथ में, बट पूरे रास्ते खाने नहीं दिया, पूजा करनी है। जब मेरे हस्बैंड ने कहा कि ऐसे तो मर जाएगी, मेरी सास ने कहा कि मर जाए तो ठीक है, मोक्ष का धाम है, यहीं पे फेंक देंगे, इसकी गति हो जाएगी। तब से दिल बहुत टूटा हुआ है, ये बात को 5 साल हो गए, प्लीज़ दी आंसर देना। अब मैं मेरी सास के साथ कहीं भी धाम पे नहीं जाती, प्लीज़ आंसर। सही है, इतने नियम के मर जाए तो सही है। तो शुक्र है आपने कुछ पलट के नहीं बोला, आपके इतने अच्छे संस्कार हैं, लेकिन आगे से उनके साथ धाम पे ना ही जाना सही है। तो ये थे एपिसोड 135 के 111 कमेंट थे इसमें, और शायद मैंने कुछ छोड़े हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी काफ़ी लंबा हो गया एपिसोड। आई होप कुछ हेल्प हो जाएगी जिनके क्वेश्चंस के जवाब मैंने दिए हैं। फिलहाल ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, किसी और के मतलब की लगी हो तो शेयर करना ज़रूर मतलब कर देना। और हाइप का बटन आता है, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो और ज़्यादा ऑडियंस पे जानी चाहिए, इस चैनल को थोड़ा उठाने में मदद करनी है, तो आप हाइप का बटन भी दबा सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट, ठीक है। फ़िलहाल ये यहीं पर ख़त्म होता है 135वें के आंसर। अब आपसे मिलूँगी एपिसोड 136 के जवाब लेकर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल एंड सॉर्टेड ऑलवेज।